प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे कि पिछले पीरियड में बेटा मैं तुम लोगों को काल रचना बताया था। ये काल रचना जितनी धातुएं हैं सबके काल रचना तुम लोग लिख लेना। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम को जब मैं लिखाया हूँ उस समय तुमको बतला दिया हूँ कि कितने अंक के आएंगे। तो देखो आगे अपन जब ये पूर्ण हो गया तो आगे संधि पर चर्चा करते हैं आप, हैं? अच्छा ये बताओ कि काल रचना में जैसे धातुओं की काल रचना होती है तो ये धातुएं कितने पदों की होती है? धातुएं कितने पद वाली होती है? प्रश्न पद, आत्मनेपद, दो ही पद होता है। तीसरा होता है, याद रखना, उसको कहते उभय पद। कुछ धातुएं ऐसी है जो प्रश्न पद और आत्मनेपद दोनों में चलती है। हाँ, काल रचना उसको कहते हैं उभयपदी धातु। जैसे अंतिम में जो दिया है ये उभयपदी धातु है, भक्ष। अंतिम में ये जो दो धातुएं दी हुई है, भक्ष और कथ, ये दोनों धातु दशम गण की धातु है। याद रखना, दशम गण का विकरण है अय। मूल धातु में ये अय विकरण बैठेगा और उसके बाद प्रत्यय बैठेंगे, रूप बनेगा। अब आ जाओ संधि पर। परिभाषा, अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। हम अपनी भाषा में बोलेंगे कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यही लक्षण है और यही परिभाषा है। संधि का अर्थ है वर्णों के मेल। तो ये कहता है अत्यंत समीपवर्ती दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। वास्तव में ऐसे जो नियम के तहत मेल होता है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसी का नाम संधि। जैसे महात्मा, महा एक शब्द है और आत्मा दूसरा। तो महा के अंतिम वर्ण है हा और आत्मा का प्रथम वर्ण है आ। तो हा और आ, इन दोनों वर्णों पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा और इससे क्या रूपांतर हुआ यही हमको संधि बताता है। महात्मा बन गया। ठीक, अब संधि के भेद, संधि के प्रकार। वर्णों में होने वाली संधि निम्न तीन प्रकार की: स्वर संधि, अच संधि। स्वर संधि का नाम क्या है? अच संधि। यदि स्वर के साथ स्वर का मेल हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के क्या पहचान है? स्वर के साथ स्वर का मेल होगा। स्वर के साथ व्यंजन या स्वर के साथ विसर्ग का मेल नहीं होगा। याद रखना, स्वर के साथ स्वर, तो इसका नाम है स्वर संधि। जैसे दिया है एक धन अक्षर, एकाक्षर, एक का अंतिम वर्ण क है और अक्षर का प्रारंभिक वर्ण अ है। क में भी आ छुपा हुआ और
अक्षर में आ तो है ही है। इस तरह से अधन आ बराबर बढ़िया हो गया। दूसरा है व्यंजन संधि। इस व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या? अच संधि। और व्यंजन का हल संधि। यदि व्यंजन के साथ व्यंजन का अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो तो जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि होती है। जैसे व्यंजन का व्यंजन के साथ में जगत धन्ना जगन्नाथ, सतधन चरित सच्चरित, ये व्यंजन के साथ व्यंजन है बेटा। जगत के अंतिम वर्ण में दा, ये हलंत है, और नाथ के अंतिम वर्ण शुरू वर्ण है ना, ये स्वरयुक्त है। तो चूंकि इसका प्रथम वर्ण व्यंजनांत है और नामकरण इसी से प्रारंभ होता है। यदि स्वर बैठा है तो स्वर संधि, व्यंजन बैठा है तो व्यंजन संधि, विसर्ग बैठा रहेगा तो विसर्ग संधि। ठीक है। इस तरह से सच्चरित। दूसरा, व्यंजन स्वर के साथ में वाग धन अस्ति वाग अस्ति, है ना, अच धन अंत अजंत, ये उदाहरण दिए हैं स्वर के। अब नंबर 3 देखो, विसर्ग संधि। यदि विसर्ग का मेल स्वर के अथवा व्यंजन के साथ हो और जो रूपांतर होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, है ना। नंबर 1, विसर्ग से साथ स्वर का मेल। प्रथमा धन अध्याय, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग लगा हुआ है और अध्याय का प्रथम वर्ण आ स्वर है, तो विसर्ग के साथ स्वर को बैठा। परंतु चूंकि अंतिम वर्ण हमारा प्रथम पद का अंतिम वर्ण पर से ही हम उसका नामकरण करते हैं, हमारा ध्यान वहीं केंद्रित होता है और इस तरह से इस संधि का नाम हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या बन जाएगा? प्रथमा धन अध्याय प्रथमोध्याय। ठीक है। हाँ, ये क्या हो गया? इसको जानते हो तुम लोग? प्रथमो ये क्या है? इसका नाम है अवग्रह। इसको क्या कहते हैं? अवग्रह। व्याकरण की भाषा में इसका नाम अवग्रह है। और जब विसर्ग जो है अवग्रह में रूपांतर हो गया है। ठीक। और देखो, विसर्ग के साथ व्यंजन का में नमाधर के नमस्ते। ठीक है। इस तरह से ये संधि के भेद हो गए बेटा। अब आ जाओ आगे, व्यंजन संधि। समझ आया ना? ये हमारे कोर्स में है, स्वर संधि नहीं है हमारे कोर्स में, इसलिए स्वर का सामान्य ज्ञान हो गया। अब व्यंजन का जो हमारे कोर्स में विस्तृत जानकारी लेने हैं वो ये हैं। देखो, महालंकार का क्या अनुस्वार। अनुस्वार किसको कहते हैं जानते हो ना? अनुस्वार यदि पहले शब्द के अंत में माँ आए और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो माँ हलंत को अनुस्वार में रूपांतर हो जाता है। भारतीय षड ऋतवार
सन्ति तेषु वसन्तः ऋतुराजः अस्ति। अस्य आगमने पुष्पाणां विकासः भवति, सर्वत्र सौरभानां प्रसरः भवति, नदीषु सरसु च विमलजलं राजते, पुष्पाणाम् उपरि भ्रमराः कूजन्ति, पिका कूजति, पक्षिणां कूजनं सुखदं, पक्षिणां कूजनं सुखदं भवति, कोकिला मधुरगीतं गायन्ति, शरीरेषु नूतनं रक्तं संचरति। ऊपर दिए गए रेखांकित पदों में अनुस्वार दिखाई दे रहा है। यह अनुस्वार पदांत मकार के स्थान में होता है। क्या? पदांत, पद के अंत है ना, उसके स्थान पर हो जाता है। जैसे सर्वत्र पुष्पाणां विकासः भवति, सर्वत्र सौरभानां प्रसरः, नदीषु विमलं जलं राजते, है ना, पक्षिणां कूजनं सुखदं भवति, कोकिलाः मधुरं गीतं गायन्ति, शरीरेषु नूतनं रक्तं संचरति। क्रमशः इस प्रकार से होंगे, हैं? ये तो अलग अलग हो गया। अब जब अनुस्वार युक्त हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे? सर्वत्र पुष्पाणां विकासः भवति, ऐसा हो जाएगा। जाने ना कैसे रूपांतर होगा, देख रहे हो? पुष्पाणां ऐसा, सर्वत्र सौरभानां प्रसरः, नदीर्विमलं जलं राजते, पक्षिणां कूजनं सुखदं भवति, कोकिला मधुरगीतं गायन्ति, शरीरेषु नूतनं रक्तं संचरति। पदांत इस प्रकार, पदांत मकार कब अनुस्वार में होता है? पदांत मकार तब अनुस्वार हो जाता है जब मकार के बाद व्यंजन होते हैं। यथा पुष्पाणां विकासः, यहाँ अनुस्वार के पश्चात व व्यंजन है, अतः म के स्थान पर अनुस्वार, यही अनुस्वार संधि है। समझ में आया? तो व्यंजन में ये अनुस्वार संधि विशेष हमारे कोर्स में है, इसको ध्यान देना है ना। और अब दूसरा नंबर आ गया परस्वर्ण संधि। ये परस्वर्ण संधि भी व्यंजन के ही एक भेद है, तो इसको बेटा अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा, ठीक है? ये जो संधि मैंने बताया है उसको अच्छे से लिख लो, और जो व्यंजन संधि के भेद बताए हैं उसको लिख लेना और कंठस्थ करना, ठीक?